हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू सीरीज के अंदर जिसका नाम है हिस्ट्री की पाठशाला। और आज हम पहले एपिसोड के अंदर बात करने वाले हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट की। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है और उसके ऊपर जो बातचीत हुई है इतिहासकारों के बीच में, वो बात करेंगे हम इस छोटे से सेशन के अंदर। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी जरूरी है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट के लेके वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि पैटर्न ऑफ ट्रेड कैसा था, व्यापार कैसे करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर। उनको चार्टर एक्ट के थ्रू उनको राइट्स मिली हुई थी, उनको मोनोपोली मिली हुई थी, उनके पास मोनोपोली थी और वो ही अकेले थे जो हिंदुस्तान के साथ व्यापार करते थे। तो शुरुआत में जब उन्होंने हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना शुरू किया तो वो रॉ मटेरियल इंडिया से यूज करते थे और उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के पूरे वर्ल्ड में बेचते थे। इंडिया को भी एज अ मार्केट ट्रीट करते थे, इंडिया के अंदर भी उनका सामान यहां पे भेजा जाता था। लेकिन इस पैटर्न ऑफ ट्रेड के अंदर प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम था गोल्ड एंड सिल्वर का इंपोर्ट ब्रिटेन से इंडिया के अंदर हो रहा था। सो ब्रिटेन जब भी उसको अपना व्यापार को फाइनेंस करना होता था, इंडिया से रॉ मटेरियल लेना होता था, उसको यहां पे गोल्ड एंड सिल्वर पे करना पड़ता था। और ये प्रॉब्लमैटिक था उनके लिए कि हमारा गोल्ड एंड सिल्वर इतना हिंदुस्तान के अंदर जा रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बिल्कुल डगमगाया हुआ है और वो उनको ठीक करना था। वो उनका ठीक होता है दीवानी राइट्स के साथ। दीवानी राइट्स उनको मिली थी 1765 के अंदर। दीवानी राइट का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था कि हमको लैंड रेवेन्यू राइट्स मिल गई है। तो अंग्रेजों को ये लैंड रेवेन्यू राइट मिल गई थी कि अब वो यहां से भू राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं और इस भू राजस्व को इंडिया के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए। तो व्यापार जो होगा वो हिंदुस्तान के अंदर इजिली फाइनेंस हो जाएगा अंग्रेजों के लिए। तो उनकी जो प्रॉब्लम थी गोल्ड एंड सिल्वर का जो इंपोर्ट हो रहा था बाहर से, वो सॉल्व हो गई, क्योंकि जो भी उनको रॉ मटेरियल यहां से लेना होता है वो यहीं से ही लैंड रेवेन्यू के थ्रू वो उसको फाइनेंस कर पा रहे थे। और दीवानी राइट उनको मिली 1765 के अंदर। बक्सर के युद्ध के बाद 1764 एंड इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद उनको ये दीवानी राइट मिली थी जहां से वो लैंड रेवेन्यू इसलिए इजीली कलेक्ट कर पा रहे थे। इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट ये होता है, एक तो ऑलरेडी उनके पास मोनोपोली थी और दूसरा ये जब उनको यहां से ट्रेड फाइनेंस का इजी ऑप्शन मिल गया तो इजीली यहां से रॉ मटेरियल ले जा पा रहे थे और यहीं से शुरू हो जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इंडिया का। लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अंग्रेजों को एकाधिकार मिला हुआ था, मोनोपोली मिला हुआ था, वो शुरू से ही उनको मिला हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उनको दी गई थी मोनोपोली राइट। लेकिन जो दूसरी छोटी छोटी कंपनियां थी ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि केवल वो ही क्यों मोनोपोली लेके बैठे हुए, हमारे पास भी राइट्स होनी चाहिए, हम भी ट्रेड करना चाहते हैं। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के अंदर हो रही थी। वो सबसे बड़ा रीजन था कि हमें जो और कंपनियां हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को चैलेंज कर रहे थे और वो कॉन्टिन्यूसली चैलेंज कर रहे थे। फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अबॉलिश की जाती है चार्टर एक्ट 1813 से, और दूसरी जो कंपनियां थी वो भी हिंदुस्तान के अंदर आना शुरू हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी यहां पे था तो फ्री ट्रेड हो गया, यानी कि एकाधिकार खत्म हो गया, उनका फ्री ट्रेड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन के अंदर इस टाइम पे चल रहा था, बहुत तेजी से पीक पे पहुंचा हुआ था, उनको मार्केट चाहिए थी अपना सामान बेचने के लिए। सबसे बड़ा रीजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मार्केट चाहिए। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, ओके, इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है कि आप पूरा का पूरा अपना व्यापार इधर की तरफ कर सकते हो। तो उनको मार्केट मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे सामान बेच रहा है, दूसरी छोटी छोटी कंपनियां है वो भी यहाँ पे सामान बेच रही है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला था? जो ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको सबसे ज्यादा फायदा मिला था, क्योंकि ये लोग थे जो सबसे ज्यादा सामान अपना हिंदुस्तान के अंदर बेचते थे। चीप मशीन मेड ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहां पे सस्ता सामान बन के आता था, सस्ता होता था, क्वालिटी भी इतनी सुपेरियर नहीं थी, क्वालिटी बहुत खराब थी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी मार्केट थी जहां पे परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि लोगों की जो क्षमता है खरीदने की, बहुत ही कम थी और इजीली वो अपना सामान यहां पे बेच पा रहे थे। ओके, इसका और क्या इंपैक्ट होता है? इसका इंपैक्ट, इसका एक्चुअली रेलवे इसके ऊपर काफी प्रभाव डालता है। रेलवे हिंदुस्तान के हर कोने में भेजा हुआ था, तो रॉ मटेरियल को दूर से ले आते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स भी रेलवे के थ्रू हर कोने में भेजे जाता था इंडिया के। सो रेलवे भी ब्रिटेन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, रेलवे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, दूसरी कंपनीज के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसका प्रभाव हिंदुस्तान के ऊपर क्या हुआ? जैसे कि जो वीविंग इंडस्ट्री थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो कि बहुत ही प्रॉस्परस थी, यहां से सामान बाहर की तरफ जाता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर थी, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते थे।
उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो लोगों की इंडस्ट्री पूरी की पूरी डिक्लाइन करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज सस्ता माल बेच रहे थे और उनका मशीन मेड गुड्स था, सस्ता था, जल्दी जल्दी उनका सामान आ रहा था, बल्क में आ रहा था और सारे कोने में जा रहा था, सस्ता था, इसलिए लोग खरीद भी रहे थे। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट इन वीविंग इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है, ये डिक्लाइन कर जाती है। जो लोग शहर के अंदर रहते थे, शहर के अंदर काम कर रहे थे, वो गांव की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ग्रामीकरण, पेजेंटाइजेशन भी होना शुरू हो जाता है इसी टाइम पीरियड पे। इसका एक और प्रभाव था, वो था फेमीन्स। क्योंकि जब आपके पास है ही नहीं कुछ, खाने के लिए कुछ नहीं है, आपकी जॉब्स वगैरह चली गई, जो आप काम कर रहे थे वो भी आपका चला गया, तो हमें इसी ब्रिटिश नीतियों के कारण हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत जगह अकाल भी आने शुरू हो गए थे। बंगाल के अंदर अकाल आया, उड़ीसा के अंदर अकाल आया, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे अकाल आए थे जहां पे मिलियंस ऑफ द पीपल वर डाइंग, बहुत सारे लोगों की वहां पे मृत्यु हो रही थी। सो ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके डिबेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहां पे सहमति नहीं है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। ब्रिटिश हिस्टोरियंस अभी भी ये बोलते हैं कि देखो है ही नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। इंडियन हिस्टोरियंस जो है वो हमेशा उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि के.एस. शेलवर्कर ने प्रॉब्लम ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले क्रिटिसाइज करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो लोग, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो लोग उसके अंदर एम्प्लॉयड थे, वो अब एम्प्लॉयड नहीं रहे, वो गांव के अंदर जाना शुरू हो गए थे। ऐसे आर.पी. दत्त ने इंडिया टुडे के अंदर एंड आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर भी इस चीज के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन अगेन जो दूसरी तरफ के इतिहासकार हैं, जैसे कि एल.सी.ए. नॉल्स हो गए, वेरा एंड सी हो गए, उन्होंने कहा है कि है ही नहीं ऐसा कुछ, आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है। उसके अलावा फिर डेनियल एंड एलिस थॉर्नर भी है, उन्होंने भी कहा है कि आपके पास एविडेंस नहीं है। सबसे बड़ा क्रिटिक आता है ब्रिटिश की तरफ से, वो है मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस ने 1916 के अंदर 1968 के अंदर ये लिखा कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है और उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा थी, यानी कि उनकी जो क्षमता थी सामान खरीदने की वो भी बहुत ज्यादा थी। तो इसकी वजह से वो अपना भी सामान इजीली खरीद पा रहे थे, कंज्यूम कर पा रहे थे, और जो ब्रिटेन से जो सामान आ रहा था वो भी इजीली कंज्यूम कर पा रहे थे। तो इनके अकॉर्डिंग, मॉरिस डी मॉरिस के अकॉर्डिंग, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था, परचेजिंग पावर उनकी बहुत ज्यादा है और वो अपना भी सामान इजीली खरीद पा रहे हैं, ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है उसको भी खरीद पा रहे हैं। तो कुछ इंपैक्ट हुआ ही नहीं, डिंडस्लाइजेशन हुआ ही नहीं। इनफैक्ट मॉरिस डी मॉरिस ने ये आर्ग्यूमेंट को और आगे जाके बढ़ाया और कहा कि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव एविडेंस है ही नहीं। इनको क्रिटिसाइज करने के लिए फिर और भी लोग आए थे, बिपिन चंद्रा हो गए, तपन रे चौधरी हो गए, तोरी मस हो गए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है कि एविडेंस बहुत सारे, इनफैक्ट एविडेंस तो बहुत सारे इतिहासकारों ने कोट भी किए हुए हैं, सेंसस का डेटा कोट किया है। ओके, देन एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो पेश किया था वो बुकानन हैमिल्टन सर्वे ने पेश किया, बुकानन हैमिल्टन सर्वे के अंदर पेश किया गया था। ए.के. बागची ने बताया था कि इस सर्वे को कोट करके, जो स्कॉटलैंड के थे और ब्रिटिश के अंदर ही काम करते, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था। उसके अंदर यह था कि जो पॉपुलेशन इंडस्ट्री के अंदर थी वो 18.6 से 8.5 रह गई 100 साल के अंदर। तो ये 10% जो डिक्लाइन हुआ है, आप इस डिक्लाइन को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हो? बुकानन हैमिल्टन सर्वे के अंदर एक ही बागची ने इसको, इस बात को बताया है कि जो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी वो तो डिक्लाइन कर गई। जो लोग शहर के अंदर काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व थे, वो गांव के अंदर जाना शुरू हो गए। तो इसका मतलब यही तो है डिंडस्ट्रियलाइजेशन। आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे डिंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है? लेकिन अभी भी वही पॉइंट है, अभी भी जो अंग्रेजी इतिहासकार होते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस होते हैं, वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि डिंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ। अभी भी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है और उसमें ये पूछा जाता है कि डिंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, उसका ब्रिटिश हिस्टोरियन से क्या रीजन बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि आपके पास एविडेंस नहीं है। सो ये था हमारा पहला एपिसोड, जो हमारा हिस्ट्री की पाठशाला, एक नई सीरीज है जिसके अंदर हम छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये, तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए सेशन को, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आप सेकंड एपिसोड भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री रिलेटेड, पेपर वन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि यहीं पे मिलती है। थैंक यू वेरी मच।